ठीक है, आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हमारी पूरी जिंदगी यूपीआई पेमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ इंटरनेट पर आ गई है, वहां खतरों का बढ़ना भी बिल्कुल लाजमी है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये साइबर कानून असल में काम कैसे करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रिपोर्टिंग का सही तरीका क्या है। मकसद सिर्फ एक है, हर इंटरनेट यूज़र तक इतनी जानकारी पहुंचाना कि डिजिटल स्पेस में बिल्कुल सुरक्षित और सशक्त महसूस किया जा सके। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नज़र डाल लेते हैं। इस पूरे विश्लेषण को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा एक कानूनी ढाल की तरह है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, और दूसरा हिस्सा एक तलवार है जो किसी भी डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ तुरंत और अचूक कार्रवाई करने के काम आता है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत का साइबर कानूनी ढांचा। जब भी डिजिटल कानूनों की बात होती है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 का नाम सबसे पहले आता है। ये भारत में डिजिटल गवर्नेंस का सबसे बुनियादी ढांचा है। अब सोचिए, जब कोई आम अपराध डिजिटल तरीके से होता है तो सिर्फ पुराने कानून काफ़ी नहीं होते। इसीलिए ये आईटी एक्ट इंडियन पीनल कोड के साथ मिलकर काम करता है, जो अब नए समय के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस में बदल रहा है। इन कानूनों का ये ज़बरदस्त तालमेल एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढाल तैयार करता है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, प्रमुख अपराध और दंड। कानून की किताबों में लिखे गए ये जो भारी भरकम कोड्स हैं, ये असल जिंदगी में स्कैमर्स के खिलाफ कैसे काम करते हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आईटी एक्ट की धारा 66C को ही लें तो ये पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट से जुड़ी है। मतलब अगर कोई किसी का पासवर्ड या डिजिटल पहचान चुराता है तो सीधे 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसी तरह बिना सहमति के निजी तस्वीरें शेयर करने पर भी बेहद कड़ी सज़ा है। और अगर बात बच्चों से जुड़े अपराधों या सीएसएम की हो, जिसे धारा 67B के तहत रखा गया है, तो इसमें 5 से 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, इनका असर बहुत गहरा होता है। लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी होते हैं जो किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होते, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा होते हैं। धारा 66F साइबर आतंकवाद से जुड़ी है। अगर कोई भी डिजिटल माध्यम से भारत की एकता या संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हमारी कानूनी प्रणाली इसे सबसे गंभीर अपराध मानती है। इसके लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास तय की गई है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाता। अब जरा इस रकम को देखिए, 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, आईटी एक्ट 2 धारा 43 नागरिक मुआवजे का एक बेहद कड़ा प्रावधान लेकर आती है। मान लीजिए कोई हैकर बिना परमिशन किसी कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है या जरूरी डेटा उड़ा देता है। ऐसे में उस हैकर को भारी हर्जाना देना पड़ सकता है, जो पूरे 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ये इतना बड़ा फाइनेंशियल झटका है कि कोई भी अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, प्रमुख विनियामक अपडेट। तकनीक तो कभी रुकती नहीं है, तो जाहिर है कि स्कैमर्स के तरीके भी रोज नए हो रहे हैं। इसीलिए हमारे नियमों का अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। 2015 में एक बड़ा बदलाव आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को देखते हुए धारा 66A को रद्द कर दिया था। फिर 2024 और 2025 में टेलीकॉम नियमों को सख्त करते हुए मोबाइल फोन्स की IMEI रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई ताकि चोरी के फोन से होने वाले फ्रॉड रुके। और अब 2026 तक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP एक्ट पूरी तरह से लागू होने वाला है। ये सच में एक गेम चेंजर है, क्योंकि किसी भी बड़े डेटा लीक के मामले में ये कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना लगा सकता है। अब तक हमने ढाल की बात की, अब उठाते हैं अपनी तलवार। चौथा हिस्सा, गोल्डन आवर रणनीति। सबसे अहम बात यह है कि इन 4 नंबरों को 1930 बिल्कुल रट लेना चाहिए। ये 24 घंटे चलने वाली नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। जब भी किसी के साथ पैसों का फ्रॉड होता है तो शुरुआत का पहला घंटा सबसे क्रिटिकल होता है। इसे ही गोल्डन आवर कहते हैं। पैनिक करने के बजाय सबसे पहला काम इसी नंबर को डायल करना होना चाहिए। आइए समझते हैं कि उस एक फ़ोन कॉल के बाद पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल के साथ 1930 पर कॉल किया जाता है। ऑपरेटर तुरंत सभी जुड़े हुए बैंकों को एक रियल टाइम अलर्ट भेज देता है। इसके बाद बैंक उस चुराए गए पैसे को स्कैमर के निकालने से पहले ही फ्रीज करने की पूरी कोशिश करते हैं। कॉल के आखिर में एक 14 अंकों का SMS कोड मिलता है।
बस यही तुरंत लिया गया एक्शन पैसे वापस लाने की सबसे बड़ी चाबी है। और अब हमारा आखिरी और 5वां हिस्सा, ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करना। ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि इमरजेंसी के बाद क्या करना है। अपराध कैसा है, बिल्कुल उसके हिसाब से रास्ता चुनना होता है। अगर पैसों का फ्रॉड है तो बिना एक सेकंड गवाए 1930 पर कॉल करना है। लेकिन अगर कोई गैर वित्तीय अपराध है, जैसे कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है या पहचान चुरा ली है, तो सीधे आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाना चाहिए। इस पोर्टल को बहुत ही स्मार्ट और स्पष्ट तरीके से बांटा गया है। पहली कैटेगरी महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बिना अपनी पहचान बताए बिल्कुल गुमनाम तरीके से भी शिकायत दर्ज करने का विकल्प मौजूद है। दूसरी कैटेगरी पैसों के फ्रॉड के लिए है, और तीसरी हैकिंग या डेटा चोरी जैसे बाकी साइबर अपराधों के लिए रखी गई है। ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना बहुत ही सीधा काम है। सबसे पहले पोर्टल पर रिपोर्ट और ट्रैक पे क्लिक करना है, फिर मोबाइल OTP से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सारे सबूत जैसे चैट के स्क्रीनशॉट्स या अलर्ट्स अपलोड करने हैं और कंप्लेंट सबमिट करके PDF डाउनलोड कर लेनी है। या एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है, अगर फ्रॉड पैसों का था तो 1930 हेल्पलाइन से जो 14 अंकों का कोड मिला था उसे 24 घंटे के अंदर इस पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। इन सब के अलावा कुछ और भी बहुत ज़रूरी कदम है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक अपने नुकसान को कम करने के लिए 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को लिखित में या ईमेल से सूचित करना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसे नहीं कटे हैं लेकिन कोई संदिग्ध लिंक या स्पैम कॉल आई है तो उसकी रिपोर्ट संचार साथी के चक्षु पोर्टल पर तुरंत की जानी चाहिए। और जाहिर है, अगर बात किसी फिजिकल खतरे या आपातकाल की हो तो 112 डायल करना ही सबसे सही कदम है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अब जबकि हमारे पास ये मजबूत कानूनी ढाल भी है और रिपोर्टिंग की धारदार तलवार भी, तो क्या आज का आधुनिक डिजिटल नागरिक अपनी ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सच में पूरी तरह से तैयार है? इस बदलती डिजिटल दुनिया में सही जानकारी और जागरूकता ही हमेशा सतर्क और सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा हथियार है।